सो हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी का कंप्लीट यूज। इन सब का यूज सीखने के बाद आपकी इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी ये कहां से आए हैं। ओके, तो देखिए इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी ये बी से बने हुए हैं। बीई ये बी से बने हुए हैं। अब साहब आप बोलेंगे कि बी से बनाने की क्या जरूरत है, बी का खुद यूज कर लिए होते। दरअसल बात यह है कि बी का यूज इंग्लिश में डायरेक्टली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इसे चुटकियों में समझा देता हूं। जैसे राजा एक अच्छा लड़का था या राजा एक अच्छा लड़का है, तो देखो यहां पर राजा को एक अच्छा लड़का होना बताया जा रहा है कि नहीं। क्या हम इसे इस तरह बनाए, राजा बी अ गुड बॉय? अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसीलिए फ्रेंड्स ये इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी बनाए गए हैं, तो हम इस तरह बना देते हैं राजा इज अ गुड बॉय। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। अब आइए देखिए हम इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं, तब उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। देखो इसका मतलब होता है होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है हो होते हैं, और वाज का मतलब है था थी होता था, वर का मतलब होता है थे होते थे, शैल बी का मतलब होता है होंगे होगा, और विल बी का मतलब होता है होंगे होगा। ये सब इसके मतलब हैं। अब आइए फ्रेंड्स मैं आपको गुड न्यूज देता हूं कि देखिए यहां पर जो इज एम आर है ये फर्स्ट ग्रुप में है। ये फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रुप का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में यूज होते हैं। इनका यूज प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में होता है, और वाज वर का यूज पास्ट वाले में होता है, बीते वाले में, भूतकाल वाले में होता है। और उसके बाद शैल बी का विल बी का यूज होता है फ्यूचर वाले में, भविष्य वाले में। तो फ्रेंड्स जैसे देखो राम एक लड़का है, तो यहां पर हम इस प्रेजेंट वाला यूज करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर प्रेजेंट टेंस में बातें की जा रही है। और जैसे राम एक लड़का था तो यहां पर हम वाज वर का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में बोला जा रहा है कि नहीं। और जैसे हम सफल होंगे तो यहां पर हम शैल बी विल बी का यूज करेंगे क्योंकि ये भूतकाल भविष्य काल में बोला जा रहा है। अब आइए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि इज एम आर को सेंटेंस में यूज करना, इसे ही सीखेंगे। पहले फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि इज एम आर का सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर हमने लिख रखा है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ये है निगेटिव सेंटेंस के लिए, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह बनाएंगे। पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद इज एम आर रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। अब मैं बता देता हूं कब आपको इज लगाना है, कब एम, कब आर। तो देखिए जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो आपको इज रखना है, और जब सब्जेक्ट आई हो तब आपको एम रखना है। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, प्लूरल हो, तब आपको आर रखना है। बस समझ में आ गया। अब देखो निगेटिव बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद इज एम आर रखना है, उसके बाद प्लस नॉट रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। समझ में आ गया। और उसके बाद अगर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर देखो क्या शब्द सेंटेंस से पहले आता है तो आपको ये वाला लगाना है। पहले आपको इज एम आर रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया। और इसके बाद अगर देखो क्या क्यों कैसे, WH फैमिली, ये WH फैमिली कहलाता है क्या क्यों कैसे। और सब्जेक्ट ओ सेंटेंस के बीच में आए तो अब आपको इस तरह बनाना है। पहले आपको उस प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखनी है, उसके बाद इज एम आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। आइए देखिए एग्जांपल की मदद से हम इसे समझ लेते हैं। देखो ये वाला सेंटेंस पहला वाला समझने के लिए है। देखो राकेश एक चतुर लड़का है। देखो ये साधारण वाक्य है कि नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हमारा है राकेश, तो हम यहां पर राकेश रख देंगे। सबसे पहले राकेश,
ये हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक आपको इज एम आर का यूज करना है, तो हम यहां पर इज का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है। ओके, अगर बहुवचन होता तो आर का यूज करते, अगर आई होता तो एम का यूज करते। समझ में आया? अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक चतुर लड़का, एक चतुर लड़का, तो आ क्लेवर बॉय, तो ये हमारा बन गया सेंटेंस कंप्लीट। राकेश इज अ क्लेवर बॉय। समझ में आ गया? अब देखिए ये वाला सेंटेंस है आपको ये वाला समझाने के लिए। तो देखिए ये वाला निगेटिव है, तो निगेटिव, पिताजी इस ऑफिस में नहीं है, तो हमने निगेटिव बनाने के लिए क्या बताया था? पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट निकालिए, तो सब्जेक्ट है पिताजी, तो फादर की स्पेलिंग लिख दीजिए, फादर। अब उसके बाद क्या रखना है आपको? इज एम आर का यूज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो हम यहां पर इज का यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। अब उसके बाद क्या करना है आपको नॉट लगाना है। नॉट हमने यहां पर लगा दिए क्योंकि हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिए यहां पर नॉट है, नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? नॉट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस ऑफिस में, इन मीन्स में, इन दिस मीन्स इस, दिस ऑफिस। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब ये वाला सेंटेंस है आपको ये वाला समझाने के लिए। तो देखिए, क्या घोड़े वफादार जानवर होते हैं? हमने क्या बताया था? जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, यानी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले आपको इज एम आर सब्जेक्ट के मुताबिक रखना है। आपको पहले इसमें सब्जेक्ट देख लेना है, क्या एक वचन है तो आपको इज का, बहुवचन है आर, और आई है तो एम का यूज कर लेना है। तब उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले यहाँ पर आपको देख लेना है सब्जेक्ट क्या है, तो क्या घोड़े वफादार जानवर होते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है घोड़े, तो घोड़े बहुवचन है एक वचन, बहुवचन है, इसीलिए हम यहाँ पर पहले आर का यूज कर लेंगे, आर। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, देखो हमने यहाँ पर आर ले लिया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। तब सब्जेक्ट क्या है? हॉर्सेस। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट रखना है, वफादार जानवर, आर हॉर्सेस। वफादार जानवर के लिए क्या होगा? फेथफुल एनिमल। ये हमारा बन गया सेंटेंस। अब देखिए लास्ट वाला हमारा बचा है, तुम्हारे पिताजी कौन है? हमने बताया था जब WH फैमिली यानी क्या, क्यों, कैसे, कहां वाक्य के बीच में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब पहले आपको उस प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग लिखना है, उसके बाद इज एम आर लिखना है सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा यहाँ पर है कौन, तो कौन की सबसे पहली मीनिंग लिखनी है हमें। कौन की मीनिंग होती है? हु होती है, WHO। अब इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी एक वचन है, तो यहाँ पर हम इज रख देंगे, इज। अब इसके बाद क्या करना है? आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पिताजी, योर फादर। तो उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? हु इज योर फादर। समझ में आ गया? तो हमने क्या सीखा? पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद जब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या पहले आता है वो कैसे बनाते हैं, जब क्या, क्यों, कैसे WH फैमिली वाक्य के बीच में आता है तो उसे कैसे बनाते हैं, हमने ये सब सीखा। ये हमारा कंप्लीट इज एम आर का प्रयोग है। अब आइए हम बढ़ते हैं वॉज वर्ब की तरफ, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे वॉज वर्ब का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना वॉज वर्ब का यूज करके, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे बनाना वॉज वर्ब का यूज करके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके बाद वॉज और वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ओके, अब मैं बता देता हूं कब आप वॉज का यूज करेंगे, कब आप वर्ब का यूज करेंगे। तो वॉज का यूज हम एक वचन के लिए करते हैं, यानी सिंगुलर के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, साथ ही साथ आई के लिए भी हम वॉज का यूज करते हैं।
और उसके बाद वर का यूज कहां करते हैं? बहुवचन के लिए, आई को छोड़कर, और बाकी बहुवचन वाले के साथ हम वर का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब आइए निगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद वाज वर का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद नॉट रख देना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना पड़ेगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड दो टाइप के होते हैं। एक वो जिस वाक्य में क्या सबसे पहले आता है, तो वहां पर आपको ये वाला यूज कर देना है। वाज वर का पहले यूज कर देना है सब्जेक्ट के हिसाब से, एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर, तो उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, आपका क्या वाला बन जाएगा जो सबसे पहले आता है। अब उसके बाद देखिए जब क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तब आपको ये वाला यूज कर देना है, ये वाला लगा देना है। तो कैसे लगाना है? आपको पहले उस परस्परवाचक शब्द की मीनिंग रख देनी है, उसके बाद वाज वर का यूज कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो आइए हम अब करके भी देखते हैं, हम सीखते नहीं है, करके भी देखते हैं। देखिए एक व्यापारी बड़ा ईमानदार था, ये सेंटेंस इसको सीखने के लिए है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या रखना पड़ता है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक व्यापारी, अ मर्चेंट, हो गया ना। अब इसके बाद क्या रखते हैं हम? वॉज वर। अगर कर्ता एक वचन है तो वॉज, बहुवचन है तो वर। तो कर्ता हमारा एक वचन है तो हम यहां पर वॉज का यूज करेंगे। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा ईमानदार, वेरी 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 ऑनेस्ट। तुम्हारा कंप्लीटली बन गया, अ मर्चेंट वॉज वेरी ऑनेस्ट, हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चौकीदार साहसी नहीं था। तो ये वाला रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये निगेटिव है, हमने बताया था ना। तो देखिए निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो। तो सब्जेक्ट क्या है? वह चौकीदार। तो दैट की मीनिंग हो जाएगी दैट वॉचमैन, और उसके बाद क्या करेंगे? वाज वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहां पर हम वाज का यूज करेंगे क्योंकि एक वचन है। अब उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? साहसी। तो क्या हो जाएगा? करेजस। ये हमारा बन गया सेंटेंस, दैट वॉचमैन वॉज नॉट करेजस। अंडरस्टूड? अब आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह एक साधारण क्लर्क था? तो हमने क्या बताया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, जिनमें क्या सबसे पहले आता है वो एक टाइप का, दूसरा जो बीच में आता है। तो हमने यहाँ पर क्या पहले आया है तो हम ये वाला लगाएंगे। तो पहले क्या करते हैं? हम वाज वर का यूज करते हैं सबसे पहले वाज वर का यूज करते हैं। किसके मुताबिक? कर्ता के मुताबिक। तो कर्ता इसमें क्या है? वाह। तो वाह एक वचन है तो हम यहां पर वाज का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे? वाज का। वाज। अब उसके बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। वाज ही, हो गया। अब उसके बाद क्या रखेंगे? हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। एक साधारण क्लर्क, एन ऑर्डिनरी क्लर्क। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। क्या हो गया? वॉज ही एन ऑर्डिनरी क्लर्क। बन गया ना, बन गया। तो फ्रेंड्स आइए अब हम सीखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस ये है, वह भूमि उपजाऊ क्यों थी? ये वाला सेंटेंस। तो हमने क्या बताया था कि जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां वाक्य के बीच में आए तो हम ये वाला रूल लगाते हैं कि सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं, उसके वाज वर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपको यहां पर इसकी पहली मीनिंग लिख देनी है। वाई की मतलब क्यों की मतलब होती है वाई, क्योंकि मीनिंग होती है वाई। उसके बाद आपको क्या करना है? वाज वर का यूज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट हमारा है वह भूमि, तो हम यहां पर यूज करेंगे वाज क्योंकि एक वचन है। अब उसके बाद क्या यूज करना है आपको? सब्जेक्ट। तो वह भूमि की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? दैट फील्ड। अब इसके बाद क्या यूज करेंगे हम? ऑब्जेक्ट का। क्या है? उपजाऊ। ऑब्जेक्ट क्या है? उपजाऊ। तो उपजाऊ की मीनिंग होती है फर्टाइल।
तो ये हमारा बन गया कंप्लीट सेंटेंस। हमने क्या क्या सीखा? हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा वाज वर्ब का यूज करके। तो फ्रेंड्स आइए अब हम सीखते हैं लास्ट शैल बी विल बी का यूज सेंटेंस में। फ्रेंड्स आइए अब हम समझते हैं शैल बी विल बी का सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं शैल बी विल बी का यूज करके? तो पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद शैल बी विल बी का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है। अब बात आती है कि शैल बी का कब यूज करेंगे और विल बी का कब करेंगे। तो शैल बी का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट कर्ता वी होगी या आई होगी, समझे? और उसके अलावा आप विल बी का यूज करना कर्ता जो भी हो, यानी कर्ता इज, कर्ता वी और आई नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी हो आप विल बी का यूज करेंगे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यूज देखते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है, तब आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद हम देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें वाक्य के शुरू में ही क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो उसको इस तरह बनाते हैं। पहले हम शैल या विल का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद बी का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं। इस तरह हम बना देते हैं। और फ्रेंड्स दूसरा ये है कि जब क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तब हम इस तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो हम इस तरह बनाते हैं, पहले उसका हम मीनिंग लिखते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद बी का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल की मदद से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हम सफल होंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सिखाएगा। तो देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या बताया था? पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हम है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो हमने क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट वी है तो हम शैल बी का यूज करते हैं। तो हमने यहां पर शैल बी का यूज कर लिया, वी शैल बी हो गया। अब उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? सफल, तो हो जाएगा सक्सेसफुल। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? वी शैल बी सक्सेसफुल, हम सफल होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आज आसमान साफ नहीं रहेगा। आज आसमान साफ नहीं रहेगा, तो इसे किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ये निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आसमान, तो स्काई लिख देंगे। आसमान की स्पेलिंग होती है स्काई, हो गया ना? अब इसके बाद हम शैल या विल का यूज करेंगे। क्या है यहाँ पर सेंटेंस? ये जो है स्काई है, स्काई ना तो आई है ना तो वी है, इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर विल। हमने क्या बताया था? आप विल तब यूज करेंगे जब सब्जेक्ट ना आई हो ना वी हो, उसके अलावा कोई भी हो आप यूज कर देना विल का। तो हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब उसके बाद क्या है? नॉट यूज करना है। नॉट यूज हमने यहाँ पर कर दिया क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या यूज करना है? अब हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, सॉरी, अब हमको यहाँ पर बी लिखना है, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है? हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? साफ की स्पेलिंग क्या होती है? क्लीन। तो अंग्रेजी क्या है? आज को हम यहाँ पर लिख देंगे टुडे। तो ये हमारा बन गया क्या? स्काई विल नॉट बी क्लीन टुडे, या क्लियर भी लिख सकते थे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं। देखो, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे? तो ये हमारा सेंटेंस है। हमने क्या बताया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक वो जिनमें क्या सबसे पहले रहता है, सेंटेंस के शुरू में रहता है, और दूसरा वो होता है जो क्या, क्यों, कैसे, कब, WH फैमिली वाक्य के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर हमें शुरू पर क्या मिला है, तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? शैल विल का यूज करेंगे। तो शैल विल का हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे, विल का। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है व्यापारी लोग, तो व्यापारी लोग यहाँ पर आई भी नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे। विल का यूज कर दिए। और इसके बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? व्यापारी लोग, तो हम यहाँ पर मर्चेंट हो जाएगा, मर्चेंट, हो गया ना? अब इसके बाद क्या यूज करना है हमें यहाँ पर, अब इसके बाद बी का यूज करना है, बी का यूज हो गया। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? हड़ताल
हड़ताल पर के लिए क्या लिखेंगे? ऑन द स्ट्राइक, ऑन द स्ट्राइक। ये हमारा बन गया सेंटेंस। तो आपको ऐसे ही लगाना है, जब क्या वाक्य के शुरू में आए तो आपको इसी तरह पहले आपको सहायक क्रिया रखनी है, उसके बाद मर्चेंट यानी सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद अन्य क्रिया रखनी है, अन्य कर्म रखना है। ओके, अब इसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आ रहा है। इसके लिए क्या यूज करते हैं हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद शैल, विल, ये विल या यूज करते हैं, या उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे क्या की। तो क्या की मीनिंग क्या होती है? व्हाट होती है क्या की मीनिंग। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे हम? विल या शैल का यूज करेंगे। किसके मदद से? सब्जेक्ट की मदद से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? इस चुनाव में आपकी स्थिति यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ये जो आपकी स्थिति है, या ना तो ये आई है ना तो वी है, इसका मीनिंग ना आई है ना वी है, इसके लिए हम यूज करेंगे विल का ही। यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। तो ये हो गया व्हाट विल। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे हम? उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? आपकी स्थिति, योर स्टेटस। आप यहाँ पर सिचुएशन भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्टेटस लिख लिया है। अब उसके बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद बी लिखना है, तो हमने यहाँ पर बी लिख देना है। अब उसके बाद क्या लिखना है हमें? ऑब्जेक्ट लिखनी है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस चुनाव में। तो इन दिस इलेक्शन, ये हमारा बन गया। व्हाट विल योर स्टेटस बी इन दिस इलेक्शन, यानी इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अब आपका होमवर्क क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आपका होमवर्क है, पहले क्या है? पहले यहां पर इज, एम, आर, उसके बाद वॉज, वर, उसके बाद शैल बी, विल बी का तीन सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में। तो आपको उसे ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको इनमें कोई मीनिंग फंसती है तो देखो नीचे हमने डिफिकल्ट वर्ड ढूंढ कर लिख लिया है। आप उसके जरिए उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में उसे लिखना भी, टाइप करना भी सीखिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। खुद भी अकेले मत सीखिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।